बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार और गढ़वा जिला में होंगे छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना। बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है उद्यान विकास योजना। अगात मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आर्केल। अब समाचार विस्तार से। लातेहार और गढ़वा जिला में छोटे कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैंप्स, पैक्स को उपकरण बैंक के लिए अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। छोटे कृषि उपकरण बैंक की कुल योजना लागत 6,25,000 रुपए है। इसमें सरकार की ओर से 80% अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान व्यक्तिगत रूप से भी 2 लाख रुपए तक का कृषि उपकरण 80% अनुदान पर ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए लातेहार जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में उद्यान विकास योजना के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बागवान मित्रों और किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण और युवाओं को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न अवयवों की स्थापना के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग अनाज फसलों के लिए अलग अलग मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। किसी में ज्यादा तो किसी में कम मात्रा में नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश की जरूरत होती है। इसके लिए आप कृषि विशेषज्ञ की अनुशंसा पर फसल और फसल की प्रजाति को ध्यान में रखकर उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। जो किसान भाई अगर उर्वरक जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फूर, और चूँकि ये सारी सीरियल फसलें हैं, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, चूँकि इनकी खाद या उर्वरक की मात्रा इनको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। जो केवल पल्स ऐसा क्रॉप है उसको भी मात्रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो खुद नाइट्रोजन वायुमंडल से फिक्स कर लेता है, इसलिए उसको हम कम नाइट्रोजन देते हैं। तो अगर किसान भाई धान के मात्रा में उनको उर्वरक है तो वो कंपोजिट किस्म लगा सकते हैं और 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन कंपोजिट द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मटर की अगात बुआई का उपयुक्त समय है। राज्य के जो किसान मटर की अगात खेती करना चाहते हैं वे बुआई का काम शुरू कर दें। अगात मटर के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद है आर्केल। अगात मटर की बुआई में 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अगात मटर का अनुशंसित उन्नत प्रभेद की उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रोपाई के बाद धान के पौधों की बेहतर बढ़वार में सबसे बड़ी बाधा है खरपतवार। रोपा धान में निकाई गुड़ाई का काम करने के लिए कृषि उपकरण पैडी वीडर का उपयोग करें। इसकी कार्य क्षमता 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में फलछेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोस्कार्प दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि गेहूं और चावल की फसल लगाने के लिए अधिक मात्रा में पानी की खपत होती है और साथ ही साथ मौसम की अनुकूलता की भी ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें मोटे फसलों की, तो मोटे फसलों में ना ही ज़्यादा मौसम की अनुकूलता की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा पानी की खपत होती है। तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि वैसे किसान जो मोटी फसल की खेती कर रहे हैं वो किस प्रकार से करेंगे, उससे उनको क्या लाभ होगा, यानी कि कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलिए इसी के बारे में हम लेते हैं और विस्तार तरीके से जानकारी, और इसी के लिए हम आपको सीधे अपने विशेषज्ञ से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि मोटे अनाज की खेती किसान भाई क्यों करें, है ना, क्यों करें? क्योंकि देखिए मोटे अनाज पहले आपको जैसे मालूम होगा, आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले मोटे अनाज हम लोग खूब खाते थे और स्वस्थ रहते थे। अब क्या हुआ, बीच में मोटे अनाज का जो खाने का जो प्रचलन है ये धीरे धीरे कम हो गया, होते चला गया और लोग महीन अनाज के तरफ बढ़ते चले गए। उससे क्या नुकसान हुआ कि बहुत तरह की बीमारियां अपने साथ वो पालते चले गए। जैसे मोटे अनाज छोड़ने का सबसे गंभीर बीमारी सामने आया वो है शुगर की बीमारी, यानी डायबिटिक, है ना। तो आप देखिए मोटे अनाज छोड़ने से क्या हुआ कि लोग डायबिटिक हो गए। आपके हार्ट की समस्या यानी हार्ट अटैक आने की समस्या दिनों दिन बढ़ते चली जा रही है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ते चली जा रही है। तो इस तरह से ये सब नुकसान हो रहा है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, और अब लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्यों ना हम ऐसा फिर से वो पुरानी चीज़ें खाएं जिससे इन समस्याओं या इन बीमारियों से हम दूर रहें। अब क्या हो रहा है कि अब तो किसान उगा नहीं रहे हैं ये सब मोटे अनाज, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है और महीने अनाज की डिमांड ज़्यादा है और किसान भाई इसको उगा नहीं रहे। अब क्या हो रहा है कि जो थोड़ा बहुत जो मोटा अनाज किसान भाई उगा रहे हैं उनको इससे बहुत अधिक मुनाफा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको हम बताते हैं कि जैसे ज्वार है, बाजरा है, इनकी जो रोटियां लोग खाते हैं तो इनका जो आटा जो अब बाज़ार में बड़े बड़े मॉल में मिल रहा है, वैसे ही मड़ुआ का आटा बड़े बड़े मॉल में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, कुछ रेट का आइडिया है आपको? वो करीब 70-80 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो इस तरह से अगर मोटे अनाज किसान भाई उगाएंगे तो उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा, है ना। और जब ज़्यादा पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो अगर झारखंड के प्रदेश में बात करें तो मक्का की क्या संभावना है? देखिए झारखंड में मक्का फसल किसान भाई के लिए बहुत ही अच्छी फसल मैं कहूँगा, क्योंकि झारखंड में मक्का सालों भर उगा सकते हैं। सिर्फ 2 महीना इसकी खेती नहीं कर सकते हैं, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है, उस समय नहीं लगा सकते हैं। और मक्का लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 2 महीने में जो है भुट्टे पक के तैयार हो जाते हैं। जो ग्रीन मक्का जिसको लोग डायरेक्ट आंच में भून के खाते हैं, वो 2 महीने में पक के तैयार हो जाते हैं। तो अगर एक पौधे पर कम से कम 1 से 1.5 भी भुट्टे पैदा हो जाते हैं तो किसान उसको तोड़ करके, और आजकल मार्केट में 20 रुपये से 25 रुपये किलो वो मार्केट में मिल रहा है ना। तो किसान को क्या हो रहा है कि 2 महीना में एक अच्छा पैसा मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसको बड़ी चाव से खा रहे हैं, है ना। अब मक्का खाने से क्या फ़ायदा है? मक्का खाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि किसान जो आम आदमी हैं उनके पाचन संबंधी जो समस्या है वो लगभग दूर हो जा रही है ना। जैसे कॉन्स्टिपेशन जिनको बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो वो क्या होता है कि मक्का जब खाते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। और जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर रहेगी, पेट जब साफ रहेगा, तो क्या होगा कि बहुत सारे बीमारियों से आप बचेंगे। तो ये चीज़ लोगों को समझ में आ गया है कि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने के लिए वही मोटे अनाज का हम प्रयोग करें जिससे हमको फ़ायदा हो। आयुर्वेद में कहना है कि अगर पेट आपका ठीक है तो आप हर तरह की बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो इसलिए जब आप मक्का का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, और जब साफ रहेगा तो आप हर तरह की बीमारी से दूर रहेंगे। तो प्रोसेसिंग में अगर ले आते हैं तो उसका दाम 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है, इससे भी फायदा है। अगर मड़ुआ की बात करें तो मड़ुआ का क्या उपयोग है, और हमारे किसान भाई जो रोक रहे हैं, इसकी खेती नहीं कर रहे थे, उनके लिए क्या करें? देखिए मड़ुआ जो है ये भी एक मोटा अनाज का बहुत अच्छा अनाज है ना। पहले तो आपको ये बता दूं कि जितने भी मोटे अनाज होते हैं उसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आयरन हमको खाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आयरन अगर हम खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है वो दूर होती है। तो जितने भी गांव में आप देखेंगे औरतें हैं जिनका पोषण ठीक से नहीं होता है, या
जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी के बाद जो कहते हैं ना कि जो अच्छा आहार देने की ज़रूरत होता है, उसमें मड़ुआ जो है सबसे ऊपर आता है। ये मड़ुआ क्योंकि आयरन में बहुत भरपूर है, इसलिए इसको किसान भाई को हम लोग को खाना चाहिए। चलते चलते हम सर आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो मोटे अनाज की खेती नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस मोटे अनाज का किसान भाई खेती अब बंद कर चुके थे और बिल्कुल नहीं लगा रहे थे, अब देख क्या हो रहा है कि परिस्थिति उल्टी हो रही है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपने सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि मोटे अनाज को अपने दिनचर्या में शामिल करें। तो मैं आप किसान भाई से ये आग्रह करूँगा कि आप मोटे अनाज की खेती जैसे पहले करते थे फिर से करना आरंभ कीजिए, क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा प्राइस मार्केट से मिलेगा और इससे आप अधिक लाभ उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि मोटे अनाज की अगर खेती आप करते हैं तो जो उत्पादन आपका होगा वो 2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना से 10 गुना तक अधिक फ़ायदा देगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और जोहार किसान भाई। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बारिश का मौसम अभी चल रहा है और ऐसे मौसम में फसलों की देखभाल करना, खेती करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और तब जब हमारे किसान सब्जी फसल लगा रहे हैं, यानी कि अगर सब्जी फसल लगा रहे हैं तो उनकी हमें खेती किस प्रकार से करनी चाहिए, देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि हमारी फसलों को कम नुकसान हो और हम उसे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो आज के इस अंक में हम कुछ इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे और विस्तार तरीके से जानकारी, जिसके लिए हम आपको सीधे अपने विशेषज्ञ से ही मिलवा लेते हैं। तो चलिए हम अपनी विशेषज्ञ से मिल लेते हैं। हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बरसात के मौसम में कौन सी वो सब्जियों की खेती करेंगे जिनको लगाने से उनको मुनाफा ज़्यादा मिल पाएगा। भानु जी, अभी बरसात के मौसम में खेती हो रही है और दूसरी कि अगर खेत खाली है तो फिर दूसरी सब्जी फसल कौन से लगाएंगे। तो अभी जो आप जैसा कि आपका प्रश्न है कि कौन सी फसल है, तो अभी जो है बरसात के दिनों में, अभी के समय में आप किसान भाई ले रहे हैं लौकी, नेनुआ, करेला, तोरी, भिंडी वगैरह। तो ये कुकुरबिटस क्रॉप जिसे हम लोग लत्तेदार सब्जियां कहते हैं, लत्तेदार सब्जी ले रहे हैं। कुछ हद तक आप फ्रेंच भी ले रहे हैं, बोदी भी ले रहे हैं। तो इसमें अभी जो फसल लगी हुई है उसकी देखभाल कैसे करनी है बरसात में, ये जानना जरूरी। हमारा ये भी एक प्रश्न है कि जो सब्जियां लगी हुई उनकी देखभाल कैसे करेंगे जी, और जो लगाना है तो वो कौन कौन सी सब्जियां लेंगे और कैसे उनको लगाएंगे जी। तो किसान भाइयों, अभी जो सब्जी लगी हुई है, अभी बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है, हालांकि मौसम की बेरुखी दिख रही है, तो ऐसे समय में आपको औद्यानिक फसल ही लेना पड़ेगा और औद्यानिक फसल में सब्जी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो सब्जी फसल में अभी आप देख रहे होंगे आपके खेत में घास, खरपतवार बहुत ज़्यादा होंगे। किसान भाइयों, खरपतवार रोग का भी कारण है, कीड़े का भी कारण है और पोषक तत्व जो ज़मीन में उपलब्ध है वो मुख्य फसल को होना चाहिए था, सब्जी को मिलनी चाहिए थी, वो पोषक तत्व भी खींच रहा है, जगह वगैरह का उपयोग तो कर ही रहा है। तो खरपतवार उसका दुश्मन है और ये खरपतवार बरसात के दिनों में ज़्यादा होते हैं। तो खरपतवार की सफाई निश्चित रूप से आप करें पूरी तरह। दूसरी बात, पानी की अधिकता है, पानी की कमी नहीं है, पानी की अधिकता हो सकती है या मान लीजिए सफिशिएंट है। तो जब अतिवृष्टि हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, उस समय पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, जल जमाव पौधे के आसपास नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो अभी फसल है उसमें रोपाई करने से पहले आप मेड़ वगैरह तो बनाए थे, लेकिन हो सकता है वो मेड़ टूट फूट गया हो या उसमें कुछ क्षति हो गई हो, तो वो मेड़ की ठीक से बंधाई कर लें। जल निकासी की जो व्यवस्था आपने की है ठीक से दुरुस्त कर लें, इसलिए कि अभी इस साल आप देख रहे हैं कि बारिश जो हो रही है, ये बारिश लेट से शुरू हुई है और अब बारिश हो सकता है ज़्यादा हो। तो जब समय था उस समय बारिश कम हुई और जब सब्जियां आ रही हैं उस समय बारिश ज़्यादा हो सकती है, तो ये ज़्यादा बारिश हानि भी पहुंचा सकती है। तो इसके लिए जो पानी है, ज़्यादा पानी जो होगा खेत में, वो जमाव के रूप में नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। इसलिए जल निकासी की पूरी व्यवस्था दुरुस्त रखें।
डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा की जो स्थिति है वो एक समान नहीं हो रही है जी। कभी अधिक हो रही है, कभी कम हो रही है। तो जी। ऐसे में हम लोग जो खेती कर रहे हैं तो धान नहीं के बराबर लगा पाए हैं। तो हाँ। ऐसे में हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं। तो कौन सी सब्जी और कैसे खेतों पर वो लगाएं ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिले? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसान भाइयों, बारिश कम हुई है समय पे, तो धान की रोपाई जो होती थी, बिछड़े की रोपाई होती थी, वो धान निचली ज़मीन में नहीं हो पा रही है, या जो हुआ है उसमें वो किसी तरह उपज जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो खेत खाली रहेगा। तो हम उसके लिए कैसे प्लानिंग करें, ये मुख्य विषय है। तो इसके लिए धान की रोपाई या बोआई जो होती है मध्यम और निचली ज़मीन में होती है। तो अभी अगस्त सितंबर में आप अगर वो खेत खाली है तो उसकी खेत की तैयारी के लिए और अगला कौन सी फसल लेंगे इसकी तैयारी ठीक से कर लें, सोच लें। इसके लिए अगला जो फसल हम ले सकते हैं वो सब्जी की फसल मुख्य रूप से वो है टमाटर, फूल गोभी, आप फ्रेंच बीन ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। ये सब सब्जियां, आप लत्तर वाली कुछ सब्जी ले सकते हैं। आप फ्रेंच बीन जो लीजिएगा ये झाड़ीदार फ्रेंच बीन होगी। तो इन सब की खेती अगर तैयारी करेंगे तो आपको पहले मार्केट पकड़ाएगा। ये आगात खेती होगी रबी फसल के लिए, तो ये पहले मार्केट पकड़ाएगा, उसकी आमदनी उससे अच्छी होगी। साथ साथ अभी सब्जी की बात हो रही है, लेकिन फल का भी वृक्षारोपण आप कर सकते हैं टाड़ जमीन में। तो जैसे जो सब्जियां अभी खड़ी हैं उसमें किसान भाइयों आपको देखने की ज़रूरत है कि जल जमाव नहीं हो। दूसरी बात कि इसमें कीड़े लग सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं। तो कीड़े लगने के लिए जब आपकी सब्जी अभी निकल रही है तो स्वाभाविक है आप कीड़े मारने की दवा देंगे। कीड़े मारने की दवा देंगे तो एक सप्ताह तक उस सब्जी फसल को तोड़ना नहीं है, तो हो सकता है वो सब्जी बूढ़ी हो जाए, तो कहीं ना कहीं ओवर मैच्योर हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी सावधानी बरतनी है। हम तो कहते हैं कि अगर वो रसायन जहर से आप कीड़ा मार रहे हैं तो वही जहर फिर हमारे शरीर में आता है तो वो हानि पहुंचाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैविक कीटनाशी का प्रयोग करिए, या जो घर में बना हुआ पौधा या उसके पार्ट से बना हुआ, जैसे नीम की पत्ती से बना हुआ कीटनाशी, जैसे नीम का बीज जो सीड होता है, बीज से बना हुआ कीटनाशी, गोमूत्र गोबर से बना हुआ कीटनाशी, लहसुन और मिर्च से भी बनाते हैं, लहसुन और मिर्च से बना हुआ कीटनाशी का भी हम उपयोग करें। ये मुख्य रूप से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हर 15 दिन पे अगर इसका छिड़काव किया जाए तो निश्चित रूप से कोई कीड़ा नहीं लगेगा, बीमारी भी कम लगेगी। किसान भाइयों, एक बात यहाँ पे और बता दें कि आप जो जैसे नीम या मिर्च, लहसुन या गोमूत्र वगैरह का जो ले रहे हैं वो कीटनाशी जो बनाए हैं, उसमें एक टीपोल झाग पैदा करने के लिए, क्योंकि ना आजकल बरसात है तो बारिश कब हो जाएगी कोई ठीक नहीं है, तो आप जो छिड़काव करेंगे तो बारिश से धुल जाएगा या अपने आप भी पानी लुढ़क जाता है, पत्ती से पानी लुढ़क जाता है। तो उसके लिए टीपोल आता है, या टीपोल नहीं मिले तो आप ना 1 ग्राम प्रति लीटर जो घोल है उसमें 1 ग्राम जो कपड़ा धोने वाला चूर्ण होता है, सर्फ वॉशिंग पाउडर होता है, वो 1 ग्राम मतलब 1 चुटकी आप डाल दीजिए 1 लीटर पानी का सॉल्यूशन में, और उसको ठीक से चला करके जब उसका छिड़काव करेंगे तो पत्ती से चिपकेगा, वो पत्ती से चिपकेगा और उससे ज़्यादा देर तक वो दवा रहेगी और उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। हमारे किसान भाई जो सब्जियां लगा चुके हैं जी, उनमें कौन से प्रमुख रोगों का प्रकोप होता है, तो उसकी रोकथाम कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि उनके फसलों में इस रोग का प्रकोप हो चुका है? बिल्कुल किसान भाइयों, आप जो सब्जी लगा रहे हैं उसमें कीड़े और रोग लगेंगे। कीड़े रोग वाहक होते हैं, कीड़े आ रहे हैं तो वो रोग भी लेकर के आएंगे, वो छेद करेंगे ही, फली को तोड़ेंगे, खाएंगे, पत्ती को खाएंगे, वो कीड़े भी रोग भी लाएंगे। तो रोग कैसा लग रहा है? रोग आपका बैक्टीरिया से भी लग सकता है, फंगस से भी लग सकता है और वायरस से भी लग सकता है। तो जो वायरस का रोग, जैसे आप मोज़ैक देखते हैं, जो बोदी वगैरह में पीली पत्ती में धारियाँ हो जाती हैं, वो मोज़ैक होता है। तो मोज़ैक का कोई उपाय नहीं है, आप जैसे उस दिखता है पत्ती, उसको उखाड़ करके पौधा को उखाड़िए और नीचे ज़मीन में गाड़ दीजिए या जला दीजिए। तो वायरस का कोई उपाय नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन है, मनाही कर सकते हैं हम कि भाई ये वायरस तुम यहाँ पे आकर के रोग पैदा मत करो। तो कौन लाता है? तो कीड़ा ही लाता है। तो कीड़ा के लिए जैसा कि हमने बताया कि कीटनाशी, जैविक कीटनाशी का आप उपयोग करें।
एक और अच्छी बात है कि जीव भी होता है, जैसे हेलिकॉस ऐसे करके दवा आती है, तो वो क्या करते हैं ना, ट्राइकोग्रामा, ये क्या करते हैं, ये पत्ती से लगा देते हैं, पौधे से लगा देते हैं, और इसमें कीड़े होते हैं, जो वो कीड़े जो बीमारी पैदा करते हैं वो कीड़ों को खाते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें। सप्ताह में एक दिन लगाया जाता है वो पत्ती के निचले भाग में, जहाँ पे अंडा कीड़े देने वाले लगते हैं वहाँ पे, और ये अंडा पे अंडा देती है। ये जो जीव है अंडा पे अंडा देती है, वैसा अंडा जो कि हानिकारक है, हमको रोग पैदा करता है, वो अंडा को ये मारती है। तो जीव को मारता है, तो ये अच्छा है, जीव को मारे, और वो जो कीड़ा जो डैमेज कर रहा है वो कीड़ा मर जाए और हमारा फसल की सुरक्षा हो जाए। तो हम जैविक कीटनाशी का उपयोग करें, जैविक उत्पाद का उपयोग करें जो कि कीड़े मारने या भगाने में मदद करता है, और ऐसी चीज़ का उपयोग करें जो बीमारी भी पैदा नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी, हम आशा करते हैं उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अगले अंक में कुछ ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।